हेलो दोस्तों। पीएलआई पीएलआई सभी बैंकर्स इस पीएलआई के न्यूज को बहुत क्लैरिटी से अगर समझ लें तो ये जान पाएंगे अभी ये क्यों मुद्दा विवादों में भरा पड़ा है। और इस मुद्दे इस विवाद में जो है, जो आपकी फेडरेशन की जो यूनियन है, वो भी जो यूनाइटेड बैंक ऑफ फेडरेशन की यूनियन जो है, वो फेडरेशन भी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रही है जिससे आपको लगेगा कि ये फेडरेशन जो है अपने मतलब के लिए काम कर रही है। जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 31 से पहले आप पीएलआई क्रेडिट कर दीजिए, एक बात तो ये आई। लेकिन जब जो यूनियन ने है कुछ डिस्प्यूट किया, और डिस्प्यूट के रीजन बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उन्होंने कहा तब तक पेमेंट ना किया जाए, तो दोनों बातें एंगल आ रही हैं। तो यहाँ पर देखो बात आ रही है कि ये जो पीएलआई है आपके वहां पे जो क्रेडिट हुआ होगा, वो 5 डे का, 10 डे का, 15 डे का जो है क्रेडिट हो गया। अब इतना कम क्यों, लेकिन स्केल 4 एंड अबव में 27 लाख तक का भी पीएलआई, यानी कि 365 दिन तक का पीएलआई क्रेडिट हुआ है। ठीक है, कुछ बैंकों ने कर दिया, कुछ बैंक कर रहे हैं। अब यहाँ बात आती है, ये जो डिफरेंट है, यहाँ ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इस डिफरेंस की वजह से जो सीनियर ऑफिसर है, वो नीचे वाले जो कर्मचारी हैं, ऑफिसर हैं, क्लर्क हैं, उन पर इतना प्रेशर डालते हैं कि ये टारगेट हमको चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका सीधा सीधा इससे बेनिफिट है होता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। दो सेक्शन होंगे, एक तो पहले मेन मेन तरह से बताएंगे, एक डिटेल में बताएंगे। जिनको डिटेल वीडियो देखना होगा वो आगे तक देखेंगे, जिनको नहीं देखना होगा वो मतलब जहां बेसिक खत्म हो जाएगा वहां पे वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसका एक प्रेजेंटेशन हमने बनाया है बहुत बढ़िया से तरीके से। तो सबसे पहली बात आ रही है कि ये कह रहे हैं कि बैलेंस, अब बैलेंस को चेक करने के लिए उन्होंने बोला हुआ है कि भाई ये बताइए कि आप जो क्लरिकल या स्केल 3 तक है उसको तो 5, 10, 15 दिन का दे रहे हैं, लेकिन आप जो बहुत सीनियर लेवल पर है वो 365 दिनों तक भी दे रहे हैं। तो इस बारे में यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो यूएफबीयू है उसने इस बात को रजिस्ट किया हुआ है। अब देखिए, इसमें कुछ खास मुद्दे देख लेते हैं। जैसे 95% एम्प्लॉय जो है स्केल 3 तक है क्लरिकल को मिला करके, उनको जो मैक्सिमम मिल रहा है 15 डेज का पीएलआई मिल रहा है। ठीक है, और उनको मिल रहा है 365 डेज का। तो ये इतना बड़ा जो गैप है स्केल 4 से ऊपर वालों का, ये गैप जो है बहुत कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो बेस लाइन है बैंक क्राइटेरिया, उसमें जो लिंक ये देते हैं इंसेंटिव, उसके 4 मेजर जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें से 3 आपको फुलफिल करनी है, यानी उस बैंक को फुलफिल करनी है। तो कौन कौन सी है? एक तो है रिटर्न ऑन एसेट, और वो भी रिस्क वेटेड एसेट पर है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, पहला कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है एनपीए आपका जो है 1.5% या मिनिमम 25 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन होना चाहिए पिछले वाले से। थर्ड है आपका, जो आपका कॉस्ट टू इनकम आप आ रही है वो जो है लेस देन 50% होनी चाहिए। ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट पे हर साल इंप्रूवमेंट होना चाहिए। और क्रार जो बेसल के अकॉर्डिंग हमें कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करना पड़ता है, वो भी जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट से +2% ज्यादा अगर है आपका, यानी इन चारों में से अगर आपके 3 क्राइटेरिया पूरे होते हैं, तभी वो बैंक पीएलआई को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब वो चार जो, अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, मतलब को कौन से स्कोर्स हैं या 4 पिलर्स कौन से हैं बैंकिंग स्कोर्स बनाने के लिए, वहां पर है एफिशिएंसी, ये 25% वेटेज में है। बिजनेस ग्रोथ आपकी कितनी है, एसेट क्वालिटी कितनी है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना, इन 4 पॉइंटों को वेटेड एवरेज करके आपको डिसाइड किया जाएगा कि आपका बैंक कितना पीएलआई दे सकता है, कितने परसेंट तक। ठीक है, अब ये कैसे होगा? मान लिया एफिशिएंसी में के पैरामीटर में आपने केवल 15% मार्क्स लेके आए, आप बिजनेस ग्रोथ में 10% लेके आए, एसेट क्वालिटी में भी 10% लाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन में मान लिया 15% लाए, तो यहाँ पर टोटल आपका बैठता है यहाँ पर 50%। यानी आप 50% वाले स्लैब में हैं, आप 50% अचीवमेंट के हिसाब से अपने पीएलआई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें हम डिटेल में आगे एक्सरसाइज में सब आपको एक एक करके बताएंगे। अब यहाँ बात आती है एग्जीक्यूटिव्स की। तो इन्होंने कहा जो स्केल 4 है, स्केल 4 से अबव, स्केल 4 को जो बेसिक एनुअल पे है उसका 70% तक का जो है पीएलआई मिलेगा। किसको? स्केल 4 तक को।
अब स्केल 4 को, स्केल 5 एंड 6 के लिए बोला हुआ एनुअल बेसिक पे का 80% मिलेगा, और स्केल 7 और 8 को बोला हुआ है 90% तक मिलेगा, और जो एमडी डीवाईएमडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं या चेयरमैन हैं उनको 100% तक पीएलआई में, ऐसा कह सकते हैं पूरे साल भर की जो बेसिक पे बनी है वो पूरा एज ए आपको पीएलआई मिल सकता है। और वो कुछ बैंकों ने डिक्लेयर भी कर दिया, यहाँ की 27 लाख तक भी डिक्लेयर किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेंगे, मान लिया आपके बैंक में कुल मिला के स्केल 4 के 1000 ऑफिसर हैं। अब आप उन सबको रैंकिंग देते हैं, ठीक है, तो उसमें जो टॉप 20% रैंकिंग वाले होंगे उनको पूरे पीएलआई का जो दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, 80% ऑफ देयर मैक्सिमम पीएलआई। यानी कि हमें पता है कि स्केल 4 को 70% ऑफ द बेसिक दिया जा सकता है, ठीक है, इसका 80% तक इनको मिल सकता है अगर आप अपने बैंक के स्केल 4 हैं और आप टॉप 20 में आते हैं। तो अगर आपकी रैंकिंग टॉप 20 के बाद वाली है तो आपको ये जो जो आपका 70% है, यहाँ पे 70% ऑफ देयर मैक्सिमम पे जो भी आपको मैक्सिमम पीएलआई है उसका केवल 70% मिलेगा। इस तरह का यहाँ पर उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया है। ये एग्जाम्पल है स्केल 4 का। तो इसी तरह के उन्होंने क्राइटेरिया बना रखे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो स्केल 1 से 3 वाले हैं उनके लिए क्या है। देखो, पहली बात तो ये बताई जा रही है कि ये जो वर्कफोर्स है आपके बैंकों में, 95% वर्कफोर्स स्केल 3 और क्लरिकल के बीच में आती है। इनको केवल 15 दिन का दे रहे हैं, ठीक है। और इवोल्यूशन बेसिस में क्या है, एज ए होल बैंक की परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको मिल जाएगा। उन्होंने डिसाइड किया कि बैंक ने इस बार इतना परफॉर्मेंस किया तो आपको 5 दिन का मिल गया, 10 दिन का मिल गया। लेकिन यहीं पर पैरेलली अगर हम बात करें तो स्केल 4 से लेकर इनके लिए क्या है, केवल ये 5% एग्जीक्यूटिव टॉप लीडरशिप में है इतने लोग, इनको अप टू 365 का। और यहाँ पर उनके लिए क्या है कि इंडिविजुअल रैंकिंग का सिस्टम बनाया। जैसे अभी मैं तो पीछे बात कर रहा था कि आपके पूरे ऑफिसर्स को कैटेगराइज करते हैं, लेकिन ये जो इंडिविजुअल रैंकिंग सिस्टम है वो केवल स्केल 8 तक है। उसके बाद डीवाईडीएमडी में ये क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। और इसमें इंडिविजुअल रैंकिंग के हिसाब से आपको मिलेगा। अब यहाँ पर एक बात और है, अगर बेल कर्व की बात करते हैं तो देखिए, ये बोलते हैं ये अनसाइंटिफिक जो है तरीका है कि आपने क्या करा, नीचे जो 95% है उनको जो है आपने इस तरह से बोला कि भैया 5 दिन का, 10 दिन का इस तरह मिल जाएगा, ठीक है। और जो मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया है जो पूरे सर्कुलर है, बेसिकली सर्कुलर है 2024 का जब बाइपार्टाइट हुआ था उसकी बात भी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो बाइपार्टाइट का वॉल्यूशन है ऐसा बताया जा रहा है जो हमारा 2024 में हुआ था। और साथ साथ में एक इंस्ट्रक्शन जो है डीएफएस के डायरेक्टिव आए थे कहाँ पे, मार्च 2026 में, जिसमें उन्होंने 365 दिन का करने की बात की थी। अब बात आती है कॉन्सुलेशन, यानी कि हम अब क्या हो रहा, तो सबसे पहली बात है मार्च में डायरेक्टिव्स आए थे, डीएफएस ने इशू किया मैसिव ये जो पीएलआई के रूल्स इशू किए। अब यूनियन ने उसमें टांग अड़ा दी। यूनियन ने क्या कहा कि फ्लैश स्ट्राइक, उन्होंने कहा भाई हम स्ट्राइक करेंगे। तो अब यूनियन क्या करती है, कहती है स्ट्राइक करेंगे। तो ऐसे सुनने में भी आया है कि 8 मार्च को अनाउंस किया था कि 21 मार्च को हमारा होगा, तो 21 मार्च को कोई छुट्टी आ गई। तो इस तरह करते करते वो बस वो करती है, लेकिन वो डिले करने के पीछे ये माना जा रहा है कि वो लेवी के चक्कर में थी। लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया इसको पेमेंट करो, तो वो लेवी नहीं मिल रही है, तो इसलिए भी है। और यहाँ पर आता है बैंक लाइक बीइंग बैंक ऑफ इंडिया और आईओबी परमानेंटली क्रेडिट द न्यू पीएलआई एग्जीक्यूटिव, यानी इन्होंने नए जो एग्जीक्यूटिव्स वाला पीएलआई भी क्रेडिट समय पे कर दिया है। और यहाँ बात आती है कि करंट स्टेट क्या है, इंटरवेंशन बाय द चीफ लेबर कमिश्नर, कॉन्सिलेशन मीटिंग और गोइंग ऑन। तो इसके लिए लगातार मीटिंगें चल रही हैं क्योंकि अब 2-3 दिन ही रह गए। लीगल नोटिस, यूनियन आर्ग्यू दैट पेइंग आउट पीएलआई ड्यूरिंग एन एक्टिव सीएलसी को, मतलब वो कह रहे हैं कि भैया जो हमारा चीफ लेबर कमिश्नर उसके साथ जब कॉन्सिलेशन चल रहा तो क्यों पेमेंट कर रहे हो आप, ठीक है। ये कह रहे हैं ये डायरेक्ट वायलेशन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रूल्स का। और ये मैटर जो है, दिस मैटर इज नॉट रिजॉल्व, क्योंकि अभी कॉन्सिलेशन चल रहा है, ठीक है। अब बात आती है फंडिंग की रियलिटी। तो यहाँ पर
द 5% प्रॉफिट सीलिंग। तो बैंक जितना टोटल प्रॉफिट कमाता है उसका 5% ही एज ए पीएलआई ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एज ए पीएलआई केवल कितना कर सकते हैं, 5% मैक्सिमम कर सकते हैं। अब इन्होंने इसके जो है अलग अलग क्राइटेरिया बना दिए। तो सबसे पहला क्राइटेरिया देख लेते हैं। बकेट टू, 35% ऑफ द पीएलआई पूल। तो जो आपने पीएलआई पूल बना रखा है उसमें 35% कहाँ से आएगा, ड्रॉन फ्रॉम 10% ऑफ द इंक्रीमेंट पीबीटी ग्रोथ ओवर द ईयर बिफोर। तो जो आपकी पिछले साल में 10% यहाँ से ग्रोथ हुई है उसमें से उठाएंगे। और दूसरा बकेट है सही पर, एक तो 35% का बकेट है, एक है 65% का बकेट यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों बकेट से आपको जो है ये कैलकुलेशन करवाएंगे, ठीक है। दोस्तों इससे आगे पहले बढ़े, अगर आप बैंकर हैं, जेआईबी सीआईबी की तैयारी करें, तो हमारा जो इंटरेक्टिव लाइव बैच है वो चल रहा है, जिसमें हम लोग जेआईबी में एमसीक्यू प्रोवाइड कराते हैं जो सर ने डेवलप किए हुए हैं, साथ में उनकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। सीआईबी की अगर हम बात करते हैं तो सीआईबी में केस स्टडी और एमसीक्यू जो है सर की प्रोवाइड की जाती है, साथ में लाइव क्लास उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। इस समय ऑफर में जेआईबी ओनली 2499 स्पेशल ईयर एंड ऑफर में, और सीआईबी जो है 3499 में आपको अवेलेबल हो जा रही है। साथ साथ में इस कोर्स के साथ में जब आपका एग्जाम आता है तो एग्जाम में क्या करते हैं हम लोग, एग्जाम में मैराथन क्लासेस हमारी हो जाती हैं। मैराथन क्लासेस के साथ साथ में एमसीक्यू और कैप्सूल क्लासेस टाइम टाइम पर आती हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जो जेआईबी सीआईबी क्लियर हो जाए, तो आप इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। ये वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जो ये हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो हमने लास्ट ईयर कमाया था उस प्रॉफिट में से हम लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रॉफिट में से हम लोग पीएलआई को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पीएलआई डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने अपनी एक सीलिंग्स बना रखी है, और आगे वीडियो में देखते हैं कि कैसे कोई भी पीएलआई बांटते हैं तो उसमें किसी स्केल पर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है कि ये जो पीएलआई होगा, पीएलआई बिफोर टैक्स पीएलआई बटेगा, उसके बाद जो है, क्योंकि ये टैक्स जो है बैंक ना दे करके एम्प्लॉय को देना होगा, ठीक है। अब बात आती है कि जो भी हमारा ट्रेडिशनल जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो यहाँ पर जो अब इसका नया जो सिस्टम लाने की बात की जा रही है, तो नए सिस्टम में क्या है, न्यू कॉरपोरेट डीएनए। तो फोकस्ड अनकैप्ड रिवार्ड्स, यानी कि अब वो चाहते हैं कि भैया ये जो बैंक अपने कमाई से अगर कुछ दे रहे हैं तो उसमें कोई कैप नहीं होनी चाहिए, और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी को लेके आने की बात कर रहे हैं, ठीक है। साथ में वो कह रहे हैं कि बेल कर्व में क्या होता है कि हर तरह की कैटेगरी को एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। यानी ऐसा नहीं है कि 95% वाले लोग, यानी कि अभी जो बेल कर्व बनना है वो कुछ इस तरह से बनना है कि जो सीनियर वाले हैं वो इतना सब ले जा रहे हैं, बाकी इतने लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बेल कर्व, यूनिलेटरल डायरेक्टिव्स एंड फोर्स रैंकिंग की बात आ रही है यहाँ पर, और कल्चर, कट थ्रोट कंपटीशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि अगर आप ये पीएलआई वगैरह पे बात करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब फाइनल रिवार्ड की बात करते हैं, फाइनल वर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इस बैटल को कौन जीतेगा बैंकिंग में, ठीक है। तो पहली बात बोलते हैं, द गवर्नमेंट सक्सीड इन फोर्सिंग द हाई स्टेक परफॉर्मेंस कल्चर। तो ये गवर्नमेंट चाह रही कि भैया इनमें कंपटीशन हो और सब लोग क्या है अच्छा काम करें, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा इनको वो मिल पाए, ठीक है। दूसरा, विल द यूनियन सक्सीड इन प्रोटेक्टिंग द कलेक्टिवली इक्वेलिटी। तो बेसिकली यहाँ पे इक्वेलिटी की ज्यादा बात हो रही है। तो दोस्तों अब आगे जो वीडियो हम बात कर रहे हैं ये पूरे उस सर्कुलर का एक्सट्रैक्ट है, जिससे आप भी खुद समझ जाएंगे ये कैलकुलेशंस कैसे होती है। तो इसके जो जो क्राइटेरिया है, हो सकता है कि आपके ये किसी एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, तो आप अगर चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा टाइम ले लेगा। तो देखिए बेसिकली अगर कोई भी बैंक इन चार क्राइटेरिया में, जैसे हमने पीछे बताया था, तीन क्राइटेरिया अगर पूरा करता है तो वो पीएलआई दे सकता है, पहली बात, ठीक है। और जो अमाउंट पीएलआई इनको दिया जाएगा उसके लिए जो सर्कुलर है डीएफएस का, उसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि और लोगों को तो उन्होंने बोला हुआ 5 10 15 दिन मैक्सिमम दिया जा सकता है, लेकिन अगर ईडी और इस कैटेगरी के लोग हैं तो उनको 100% दिया जा सकता है, किसका, एनुअल बेसिक का। इसीलिए वो 27 लाख लाख तक जो है ये बना हुआ है, ठीक है।
और स्केल 7 और 8 में इतना, और इतना, ये करके ये क्राइटेरिया हमने पहले देख लिया था, ठीक है। कुछ लोगों केसेस में क्या है, 20 लाख अगर एनुअल है तो उनको उतना भी मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं पूरा जो ये क्राइटेरिया है कैलकुलेशन का, वो क्या है। तो हमने देखा था कि अगर बैंक अपना वो स्कोर अचीव करता, हमने देखा था 25% के चार क्राइटेरिया थे, 25% के चार क्राइटेरिया थे। इन क्राइटेरिया को अगर वो अचीव कर लेता है तो मान लिया उनका जो एडिशन आया वो इतना आया, तो इसका मतलब उस बैंक में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह से होगा। खासकर से जो होल टाइम डायरेक्टर डीएमडी है या एसबीआई में, उसमें तो 80% हो जाएगा, ठीक है। 80% ऑफ द एनुअल बेसिक का हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर स्केल 4 से लेके इनकी बात आई, तो जो टॉप 20 है उनको तो 80 होगा, लेकिन उससे 20 से 40 वाले में इतना होगा, फिर इतना होगा, और लास्ट के जो लास्ट के रह जाएंगे उनके लिए बोला गया है कि लास्ट 20% के लिए कोई भी पीएलआई नहीं मिलेगा अगर उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, ठीक है। अब ये जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, विल बी इवेल्युएटेड ऑन इंडिविजुअल बेसिस, हर बंदे की अलग से इसको किया जाएगा, जिससे कि उसके स्कोरिंग आएगी, तभी हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है कि अगर 1,000 स्केल 4 ऑफिसर हैं, तो उन्होंने क्या करा, सबकी रैंकिंग दे दी, और जो टॉप 20 वाले हैं उनको तो 80% दे दिया। 80% किसका, क्योंकि उनका स्केल 4 का पहले से तय है कि एनुअल बेसिक का 70% मिल सकता है। तो यानी कि 70% का 80% इसको मिल जाएगा अगर टॉप 200 वालों को, यानी टॉप 20% वालों को। इसी तरह का उससे नीचे वालों का 70 और 70, 50 और 70, और जो लास्ट इसमें बोला गया है कि लास्ट वालों को, जो लास्ट वाले में कुछ नहीं मिलेगा, टैक्स जो है अपने बैंक वालों को ही देना पड़ेगा। यहाँ पे ये एग्जाम्पल के तौर पे अमाउंट वाइज दिया हुआ है, स्केल 4 की सैलरी वगैरह दी हुई, सैलरी के हिसाब से निकाल रखा है कि अगर आप टॉप 20 वाले क्राइटेरिया में आते हैं। और यहाँ पर ये भी बात है, दो क्राइटेरिया, एक तो बैंक कौन से लेवल पे है, और दूसरा वो बंदा किस लेवल पे है। तो बैंक मान लिया इस लेवल पे आ रहा 40 से 60 पे, वो बंदा 20% पे है, तो उसको 70% हमें पता है उसको मिल सकता है मैक्सिमम, लेकिन उसका भी कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन यहाँ स्केल 4 की करके दिखाई गई है, ठीक है। और जब भी आप इंडिविजुअल रैंकिंग करेंगे तो इसमें ध्यान रखा जाना है कि वो से ट्रांसपेरेंट, नॉन डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए पॉलिसी। कोई शिकायत ना करे कि भाई इन्होंने मेरी जो है रैंकिंग सही नहीं करी, और इस तरह। और इस जितने भी सारे स्टाफ है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो है नॉन रिवेन्यू जनरेटिंग फंक्शंस में लगे हुए हैं, और कुछ लोग क्या है, रिवेन्यू जनरेटिंग फंक्शन में लगे हुए हैं, जो ब्रांचेज में लगे रहते हैं। अगर जो रिवेन्यू जनरेशन में लगे हुए हैं, तो उनको बोला हुआ है कि जो एम्प्लॉय हैं पीएलआई के, एटलीस्ट 50% ऑफ देम आर फ्रॉम द रिवेन्यू, यानी कि जो कमा के दे रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि 50% का जो पीएलआई जाना चाहिए वो उन लोगों को जाना चाहिए, और 50% जो नॉन, जैसे कोई ट्रेनिंग सेंटर में या कहीं पे उस पर लगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमने बात की थी पीछे कि जो पीएलआई जो पूरा मैक्सिमम जो दे पाएंगे वो कैसे किया जाएगा, वो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने जो गाइडलाइंस दी है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में जो भी गाइडलाइन, 65% ऑफ द टोटल पीएलआई टू बी गिवन फ्रॉम 3% प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रीवियस, पिछले साल का जो प्रॉफिट हुआ था उसके 3% जो होगा वो वहां पर 65% के इक्वल होगा। और रिमेनिंग 35%, मान लिया बैंक जो भी पीएलआई दे रहा है तो 3% तो यहाँ से बांटेगा जो 60% वाला है, और 10% कहाँ से बांटेगा, जो इंक्रीमेंटल उसने इस साल कमाया है उसमें से बांटेगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया बैंक के इवोल्यूशन के क्राइटेरिया, बैंक की जो इवोल्यूशन मैट्रिक्स बनाई गई है वो इफिशियंसी पर, बिजनेस पर, एसेट क्वालिटी पर और फाइनेंशियल इन्वॉल्व, इन चारों क्राइटेरिया में जितना वो अचीव करेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी रैंकिंग बनेगी। अब इसमें भी क्या है, M1 M2 करके चार इन्होंने वो किया। और ये जो तीन क्राइटेरिया है ऊपर वाले, इन तीन क्राइटेरिया में फर्दर चार चार क्राइटेरिया और डाले। जैसे इफिशियंसी की बात करते हैं, तो इफिशियंसी की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर जो फर्स्ट 3 क्राइटेरिया को उन्होंने 12 सब क्राइटेरिया में डाल दिया। जैसे इफिशियंसी में हम लोग बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है, रिटर्न ऑन रिस्क वेटेड एसेट है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, करंट अकाउंट है। तो ये यहाँ पे नीचे दिखाते हैं आपको। तो जो चार क्राइटेरिया यहाँ दिखाते हैं ये, जैसे मान लिया अगर हम सिर्फ इफिशियंसी की बात करते हैं, तो
तो इफिशियंसी कैसे निकाली जाएगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, रिटर्न ऑन रिस्क वेटेड एसेट क्या है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है, कॉस्ट ऑफ इनकम रेशियो क्या है। ये तो इफिशियंसी का है। फिर हम देखते हैं इफिशियंसी के बाद नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस। तो आपका ये वाला डिपॉजिट रेशियो क्या है, ये जो इंडिविजुअल रैंकिंग की बात की जा रही है, कैसे बैंक की रैंकिंग निकाली जाएगी, ठीक है। और आपका RAM एडवांसेस में क्या ग्रोथ है, ये है, तो ये बिजनेस का है। फिर तीसरा क्राइटेरिया हमने देखा था एसेट की क्वालिटी क्या है, आपके वहाँ NPA किस किस तरह से है, ठीक है। और चौथी क्वालिटी क्या है, आपने गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनमें कितना अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मेथोलॉजी में M1 M2 M4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? M1 का मतलब है कि आपने, अब जो बैंक है आपका, यहाँ पे देखिए कि आपका लास्ट ईयर से क्या कंपैरिजन हुआ है। M2 में क्या कंपैरिजन किया कि कौन सी चीजें M2 से देखी जाएंगी, क्योंकि हर बार ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाना तो तय नहीं है, तो आपकी कंपैरिजन अदर शेड्यूल से करी जाएगी, ठीक है। M3 क्या है, आपकी कंपैरिजन पब्लिक सेक्टर बैंक से की जाएगी। और M4 क्या है, आपका जो टारगेट दिए हैं गवर्नमेंट ने वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्यों? अब से M2 की बात करते हैं कि अदर शेड्यूल बैंक से क्यों कंपैरिजन किया हुआ। देखो अदर, जो अदर बैंक से किया हुआ है, देखो M2 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है M2, ये लिखा हुआ है M2, यानी अगर आप टोटल डिपॉजिट की ग्रोथ को आपका चेक किया जाएगा तो उसकी कंपैरिजन कहाँ से जाएगी, जो और मान लिया पूरे जो है, ऐसा कह सकते हैं कि पूरे बैंकिंग, अदर बैंकिंग सेक्टर में 4% की ग्रोथ हुई है और आपने करी ये 2% की ग्रोथ, यानी आप 50% उसमें है, ठीक है। तो जो बिजनेस ग्रोथ है उसको भी चार पार्ट में बांटा गया है। कासा डिपॉजिट की ग्रोथ तो आपके खुद के जो पिछले बार था उससे देखी जाएगी, लेकिन टोटल डिपॉजिट देखा जाएगा कि आपको उस इंडस्ट्री से देखा जाएगा। तो टोटल रैम एडवांसेस, रिस्क रेटेड वेटेड जो एडवांटेज है वो है, ग्रोथ स्टैंडर्ड है, वो आपको M2 से देखा जाएगा। इसी तरह यहाँ पर सारी ये कैलकुलेशन इस तरह से दी गई है, अगर आप चाहेंगे तो मैं ये सर्कुलर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हम यहाँ पहुंचे, ये जैसे ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन है, तो M4 का मतलब है आपको टारगेट कितना दिया और आपने अचीव कितना किया है। तो मान लिया आपको टारगेट दिया था 400, PM समृद्धि का दिया था, आपने 400 अचीव कर लिया, तो आपको इस वाले में 25% मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब कैसे है, इन सब का देखना पड़ेगा, ये सारे M4 से निकाले जाएंगे, ठीक है। सारे जो है उससे। और IBA जो होता है, ईज, और जो होता है ईज ऑफ एक्सेस वाला होता है, उसमें क्या है, IBA के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट एक वो था कि हम लोग कैसे जो है PLI को कर रहे हैं। बस आखिरी जो सब्जेक्ट था, हमारा सब्जेक्ट यही था कि जो हमारी डिफ्रेंसिएशन हो रही है, जो गैप हो रहा है, ये गैप जो है बहुत ज़्यादा है और इसके लिए लगातार लोग चर्चा में कर रहे हैं, स्ट्राइक स्ट्राइक की बात भी हो रही है। तो ये मैंने आपके लिए एक जनरल लेवल पे सारी जानकारियां आपको दे दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि अगर इस पूरी इंफॉर्मेशन को समझना चाहते हैं तो उस हिसाब से मैंने ये पूरा वीडियो आपके लिए बनाया है। आप अगर JIBC की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को फॉलो जरूर करिए, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है और उसमें और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो है हमारे सामने आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।